अच्छा बच्चों, चलिए आज से ना मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करने लगे हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। अच्छा बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जल्दी जाने की जो थी ना, जल्दी मुझे क्यों थी? असल में चक्कर ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से आते हैं जो ना पेपर आता है, तकरीबन 18-16 एमसीक्यूज आते हैं, कभी 15 भी आते हैं माइक्रो से। तो 15-16 से ऊपर नहीं आते। इसका मतलब ये है कि 32 मार्क्स हैं उधर, और बाकी के सारे मैक्रो से आते हैं। तो इसका मतलब है मैक्रो में से जो सवाल आते हैं इनकी तादाद तकरीबन कह लें कि 35 से 36 होती है। तो 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बहुत बड़ा स्कोर बन जाता है। तो मेजर एरिया ये है। लेकिन वहां से 2 चैप्टर लेने जरूरी है कि जितने टूल्स हैं वो चैप्टर 1 और 2-3 में थे जो यहाँ इस्तेमाल होंगे। ठीक है, इसलिए वो मुकम्मल करने जरूरी था, वरना मैं शुरू ही मैक्रो से कर देता, शुरू ही मैक्रो से करता। लेकिन वो मजबूरी थी। लेकिन वहां पे नंबर थोड़े हैं और यहाँ पे नंबर ज्यादा है, इसलिए यहाँ आने की मुझे जल्दी थी यार, यहाँ जल्दी कौन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां जो चैप्टर छोड़ के आए हैं वो सबसे अहम चैप्टर है, और उसको इसलिए ड्रॉप किया था कि आप इधर अकाउंटिंग वगैरह में ना अपने प्रॉफिट रेवेन्यू कॉस्ट वगैरह कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ ले, पक्के कर लें, फिर उधर चलें। अब आज हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स देखती है इकोनॉमी को एज अ होल। जरा गौर कीजिएगा, माइक्रो में हम एक कंज्यूमर देख रहे थे, एक सेलर देख रहे थे, एक वन इंडिविजुअल। तो इसका मतलब है सिंगल बायर देखना, सिंगल मार्केट देखना, और सिंगल सेलर, वन सेलर वन बायर वन मार्केट, ये माइक्रो है। क्या बच्चों? वन सेलर वन बायर, ठीक है जी, वन मार्केट या वन इंडस्ट्री कह लें बेशक, ये माइक्रो है। लेकिन इकोनॉमी एज अ होल देखी जाए तो क्या है? मैक्रो है। इसे जब इकोनॉमी एज अ होल देखी जाती है तो इसके टॉपिक ही बदल जाते हैं। इकोनॉमी एज अ होल देखी जाती है तो इसके टॉपिक ही बदल जाते हैं। फिर इसके टॉपिक बन जाते हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पूरी कौम का मसला है। ठीक है जी, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम तो है ही नेशनल, पूरी कौम का मसला है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, पूरी कौम का मसला है। अच्छा जी, इसी तरह इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, ये सारे बड़े टॉपिक इसके अंदर आते हैं। उसकी वजह ये है अब प्लानिंग इकोनॉमिक्स ऑफ इकोनॉमी, राइट जी। तो माइक्रो देख रही थी इंडिविजुअल बिहेवियर, लेकिन किसके इंडिविजुअल बिहेवियर? एक फर्म, एक इंडस्ट्री, एक बायर, एक सेलर। लेकिन मैक्रो देख रही है इकोनॉमी एज अ होल। इससे मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव भी बढ़े हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में 3 तरह की पॉलिसीज का जिक्र आएगा। कौन कौन सी पॉलिसी? 3 तरह की। एक मॉनेटरी पॉलिसी, लिख लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी चलाता है स्टेट बैंक, मॉनेटरी पॉलिसी चलाता है स्टेट बैंक। और एक है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के स्पेलिंग है FISCL, फिस्कल पॉलिसी। ये चलाता है हुकूमत का बजट सिस्टम, हुकूमत का बजटरी सिस्टम, जिसमें बजट बनता है साल का पूरा। इस तरह ये 2 बड़ी पॉलिसीज हो गई। कौन सी? मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो ये पॉलिसीज है हमारी। ठीक है, फिस्कल बजट चलाता है गवर्नमेंट की बजटरी सिस्टम, यानी फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट चलाती है। ठीक है, अगर पीटीआई आएगी तो पीटीआई की बनाएगी, अगर नून लीग आएगी नून लीग बनाएगी, तो ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में। ठीक है जी, पीपल्स पार्टी आएगी वो बनाएगी, तो ये फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट चलाती है। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक चलाता है, कितने नोट छपेंगे, कितने सर्कुलेशन में आएंगे। लेकिन इन पॉलिसीज का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है ना, वो हमेशा हुकूमत से पूछा जाता है कि अच्छा जी इनका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बता दो। जैसे फर्ज करें कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं और आप यहाँ खड़े हैं, ये आप प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है जी, आपकी गर्दन जरा छोटी बन गई। अच्छा, तो सामने आपके माइक्स हैं, ठीक है, ये रोस्टरम के पीछे है ना, आप इसलिए पूरे नजर नहीं आ रहे। माइक्स हैं आपके, और सामने बड़े बड़े जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, और वो आपसे कहते हैं आपके मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं।
मैक्रो इकोनॉमिक यानी जितनी भी पॉलिसीज हैं उनके मैक्रो ऑब्जेक्टिव एक कंबाइंड ऑब्जेक्टिव के हैं, तो आपको बताने पड़ेंगे ना। तो प्राइम मिनिस्टर क्या बताएगा? वैसे आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे बताया नहीं है, अगर आप बन गए तो बताना है। वो इतना पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर हमें कभी भी मिला ही नहीं है, जितने भी मिले हैं वह नमूने ही मिले। पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर हमें नहीं मिला। ये शहबाज शरीफ है, ही इज मोर एजुकेटेड देन ऑल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री, सबसे पढ़ा लिखा है। उसकी वजह ये कि एक तो ये मेरा हाल है एमबीए है, और दूसरा इसलिए देखिए बिजनेस में अच्छा है, दूसरा लिंग्विस्टिक में अंदर ये चाइनीज भी जानता है, बगैर इंटरप्रेटर के चाइनीज से बात करता है, अरेबिक भी जानता है, अरब से भी बगैर इंटरप्रेटर के बात करता है, अरबी के साथ अरबी बोलता है, चाइनीज के साथ चाइनीज, और इंग्लिश में तो फ्लुएंट है जबरदस्त किस्म का। इंग्लिश तो इसकी इतनी फ्लुएंट है कि 36 to 35 कंपनी को कंबाइंड सी हो रहा है एट ए टाइम, तो इसलिए काफी ज्यादा ये स्किलफुल आदमी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस। ठीक है ना। तो लोग बेशक फन बनाते हो जो आपके, हाँ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, उनको भी आप उनकी पर्चियों से पढ़ते देखिएगा कभी। वो कहते जब पाकिस्तान बना तो उसकी आबादी 25 करोड़ थी, 40 करोड़, अब 40 करोड़ थी। तो यहाँ से अंदाजा कर लें कि तालीम का मियार क्या था, यानी क्या है, और किस कदर, यानी कि बोंगी बात है कि एक बंदे ने आपका कल्चर ही नहीं देखा, आपकी तालीम ही नहीं पढ़ी, वो आपका वज़ीर आज़म कैसे बन सकता है। यानी ये बड़ी अच्छी पॉलिसी थी इंडिया ने ना। 70 में ये अनाउंस कर दिया था कि अगर कोई बंदा पीएचडी इंग्लैंड या अमेरिका से करे ना, तो वो उधर ही काम करे, फिर इंडिया वापस ना। तो फिर देखिए उधर की प्रॉब्लम उधर की है, वो उधर के लिए कामयाब होंगे ना। फिर आप बुनियादी तौर पे यू नो अबाउट योर द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान बिकॉज यू बॉर्न इन पाकिस्तान, यू आर एजुकेटेड ओवर हियर। अगर आप ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आ जाते हो, ठीक है, तो आपका हमें कोई फायदा नहीं, आपको तो हमारी आबादी भी नहीं याद होगी कि कितनी है। क्या हाल है ना जी। ये तो बड़ी मजे की बात, ये बेनजीर साहबा एक बार तकरीर कर रही थी, तो अजान शुरू हो गई, तो उन्हें कहा लगता है अजान बज रहा है, अजान बज रहा है, यही कहना। तो कंपैरेटिवली ये ज्यादा एजुकेटेड है। हाँ ये है, हालात इसके लिए कारगर नहीं है, आने का तरीका इसका गलत है, इलेक्टेड नहीं है। सिलेक्टेड हो तो सारे सिलेक्टेड थे माशाल्लाह, 60 के बाद से कोई इलेक्टेड मुझे तो नहीं नजर आया, सिलेक्टेड ही थे सारे के सारे। नवाज शरीफ साहब आए थे, आईजीआई बनाई थी, फौजी बनाई थी, खान साहब आए थे, पीटीआई फौजी बनाई थी, ये तो भी जो सेटअप है फौज के सारे आए ऐसे ही। अगर आप कहें वो अच्छा वो बुरा, नहीं, सबके एक ही हालात। एनीवे, तो बहरहाल ये आप वजीर आजम बन गए, मुबारक हो आपको। अब आपसे जर्नलिस्ट पूछ रहे हैं जनाब के क्या करेंगे आप, तो आप कहते हैं जी सबसे पहले आई विल इंश्योर द इकोनॉमिक ग्रोथ, आई विल इंश्योर द। आप देखिए ये बातें सुन लीजिए, कभी आपने सुनी नहीं होंगी किसी के मुंह से, इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर करूंगा। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब पता है क्या होता है? मोर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, मोर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। ज्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, और ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को इस्तेमाल करवाएंगे। क्या बच्चों? मोर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कराएंगे करेंगे, और मोर गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को इस्तेमाल कराएंगे। इससे क्या होगा बच्चों? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। क्या हाल है बच्चों? हर बंदे को चेरी खिलाएंगे, हर बंदे को स्ट्रॉबेरी खिलाएंगे, कीवी खिलाएंगे, अच्छे कपड़े लेके देंगे, अच्छा घर बना के देंगे, तो क्या होगा? मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। अच्छा अब दूसरा काम क्या करेंगे? चीजों की कीमतें ज्यादा हैं, उन कीमतों को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे ताकि चीजें सस्ती हो जाएंगी। चीजें सस्ती होंगी तो लोग खरीद पाएंगे ना, चीजें महंगी होंगी तो लोग कैसे खरीद पाएंगे? खरीद ही नहीं सकेंगे। क्या हाल है बच्चों?
उसके बाद क्या करेंगे, ज्यादा चीजें बनाने के लिए ज्यादा मशीनें चलाएंगे, ज्यादा मशीनें चलाएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। इस तरह बेरोजगारी क्या होगी बच्चों, खत्म हो जाएगी। क्या हाल है, ऐसे ही। तो पहला एम क्या है, मोर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम, उसको क्या कहा, ग्रोथ। और फिर try to control the prices of the goods and services so people can buy and use them, ठीक है जी। and let the people available jobs and the works to produce goods and services, क्या होगा, और अगर अपनी जरूरत से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर लेंगे तो फिर एक्सपोर्ट भी करेंगे, और जब एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बेहतर हो जाएगा। हमेशा जब भी बात होती है हम कहते हैं जी x माइनस एम, तो हमेशा बात होती है हमारा तो m बड़ा है और एक्सपोर्ट बहुत कम है, तो लॉस में जाते हैं। तो अगर हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी तो क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में। चलो कम से कम इतना जितनी इंपोर्ट करते हैं उतनी एक्सपोर्ट कर लें। तो आज के बाद हमारी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, ये वाली जो जिसका आज हमने क्या रख दिया है, मंशूर, ये हमारा मंशूर है। तो हमारी पार्टी अब अलहदा हो गई है। आज के बाद हमारी पार्टी सीए पार्टी, कौन सी पार्टी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी तरफ से इमरान खान को लाके उठा दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता शहबाज शरीफ को उठा दे, हमारी तरफ से बेशक बिलावल भाई को बिठा दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सीए करना है। हमारी अपनी जेब में पैसे होंगे तो पाकिस्तान भी अच्छा है। क्या हाल है, बिलावल भी हमें मंजूर है, हमारी तो काला बांदर बिठा दो, हमें क्या, क्या हाल है बच्चों, क्यों भाई, है कि नहीं, चिट्टा बांदर बिठा दो, चिट्टा जेल में, काला कब बन गया था, फिर काले को चाहिए चिट्टे को मार लेंगे, ऐसे ही यही चल रहा है अभी तक। तो आप कहेंगे सर आप इन्हें बंदर कह रहे हैं, नहीं नहीं अल्लाह माफ करे, मैं क्योंकि वो इंसान है, अल्लाह की मखलूक है, क्रिएचर ये तो इसने कहा है, ये टोपी वाले लड़के इसने कहा, मैंने नहीं कहा। अच्छा बच्चों, तो हमारी तरफ से फजल रहमान को बिठा दें, जहां तक ईमान के तकाजे का ताल्लुक है, हम पाकिस्तान के वसी तर मफाद में इस बात की मुखालफत करेंगे। बहुत से नहीं इंटेलिजेंट है लेकिन इस्तेमाल हो जाता है ना। जैसे जैसे मतलब कि ये गवर्नमेंट बन रही थी तो खान साहब ने इसे इस्तेमाल किया और ये हो गया। उन्होंने क्या किया, डेलीगेशन भेज दिया है, उन्हें पता था मसला इल्हाक नहीं करेगा, बच्चे थोड़ी। उन्होंने क्यों किया था, ताकि इसका वेटेज बढ़ जाए, उसका वेटेज बढ़ा के एक्टिंग हुकूमत को मुसीबत में डाल दिया। नहीं समझे, अब उसको मनाना मुश्किल हो जाएगा ना, ये भी एक सियासत होती है। क्या हाल है ना। और जो वो लोग हैं वो भी सियासत करते हैं। उन्होंने क्या किया कि वो कह रहे हैं ये हमारे पर तनकीद कर रहे हैं, तो ऐसा करते हैं सामने ना एक शील्ड रख देते हैं, वो शील्ड पे तनकीद होगी, हम अपना काम करते रहेंगे। वो शील्ड के तौर पे किसको सामने रख दिया, शाहिद अफरीदी को। तो पीटीए वाले तो ही पागल, उन्होंने सामने जिम खड़ा कर दो, गाला कड्डन लग पहले, और यार गाला कड्डन को बंदा है, उन्होंने कहा अफरीदी नु ला दो, उन्होंने अफरीदी ए पुत्र इन गाला कड्डो, उन गाला कड्डी जा रहे हो, अपना काम करी जा रहे हो। ये घबराए हुए तोपची हैं सलीना, जो पीटीए वाले जरा बोले तर 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 और क्या, अच्छा इन्होंने तो गोलियां चलानी है ना, गालें कड़ी दी, तुसी फरीदी नु कड्डो, ए फरीदी आ गया सामने। अब वो क्या था, नून लीग वाले नवाज शरीफ नहीं लगाते, शहबाज, वो फरीदी लगाए जा रहे हैं, लो पढ़ो। ये भी एक सियासत है बहुत बड़ी, देखिए कितने कितने जहन चलते हैं इन लोगों के, हैं कितने कितने जहन चलते हैं इन लोगों, बड़े बड़े सियाने लोग हैं। एक होते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, उनको सर जिमी कार्टर कहता है अमेरिका का कि यार तू अगर अमेरिका में पैदा होता ना तो तू जितना जीनियस है ना तू मेरी कैबिनेट में होता। कहता नहीं सर आप गलत एस्टिमेट कर रहे हैं, अगर मैं अमेरिका में पैदा होता तो मैं आपकी जगह होता और तू मेरी कैबिनेट में काम कर रहा था। देखिए कितने सियाने लोग हैं, तो बड़े जीनियस आदमी थे ये। अच्छा बच्चों सही, तो बच्चों बात ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इन्फ्लेशन, तो अब हमारी पार्टी कौन सी, आज के बाद हमारी पार्टी सीए पार्टी। हमने सीए करना है, हमने अपना पेट फंडना है भाई, मी फर्स्ट, मैं पहले बाकी बाद में।
पहले अपना मुफाद हम देखें, बाकी चीजें बाद नहीं। हम मुल्क का भी नुकसान नहीं कर रहे, हम कोई 9 मई नहीं करने जा रहे, लेकिन बात ये पाकिस्तान में डंडा नहीं खिलाने जा रहे, लेकिन बात ये कि हम पहले अपना मुफाद देखेंगे, पहले सीए करेंगे, ठीक है जी। तो आज के बाद हमारी पार्टी सीए पार्टी, चूंकि देखिए सबसे अच्छा मंशूर ही हमारा है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, प्राइस कंट्रोल हो जाएंगी, बेरोजगारी नहीं होगी, बैलेंस यार, इससे अच्छा मंशूर किसी का है नहीं, बस हमारा मंशूर सबसे बेहतर है। आज के बाद हमारी पार्टी सीए पार्टी। अच्छा बच्चों, अब आगे क्या जी कि आगे आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। अब देखिए हिस्ट्री का आपको पता है ये सारी बातों को, हाँ में से किसी को भी नहीं पता था। अच्छा, हिस्ट्री पता होने का फायदा क्या होता है, कोई आपको धोखा नहीं दे सकता, इधर बात करेगा उधर आपको समझ आ जाएगी एक ही कहता है। अच्छा बच्चों, सो एनीवे, इट इज द लूज इट इज द लूज नेम we use and give the measure of overall annual flow of goods and services in the economy। कहता है नेशनल इनकम का नाम इतना खराब है कि इसकी कोई वाजिया डेफिनेशन मिलती नहीं है, वाजिया डेफिनेशन मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसको पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन आपके जहन में क्या होना चाहिए, नेशनल इनकम क्या है? सब लोगों की आमदनी को इकट्ठा कर लो तो क्या बन जाएगी? सब लोग सारी गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतों को जमा कर लो तो क्या मिलेगा? ऐसे दोनों तरीके है ना, सबकी आमदनियां जमा कर लो या जितनी गुड्स एंड सर्विसेज पैदा हुई उनकी कीमत जमा कर लो, ठीक है जी। चलिए इसको छोड़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो उसने कहा ना नेशनल इनकम लूज टर्म है, क्यों लूज टर्म है? कहता है इसको नेशनल इनकम भी लोग कह देते हैं, इसको नेशनल आउटपुट भी कह देते हैं, इसको नेशनल प्रोडक्ट भी, प्रोडक्शन भी है ना, और इसको रियल आउटपुट भी कह देते हैं। यानी ये सारी सिनोनिम्स किसकी इसी की हैं क्या? नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, रियल आउटपुट और नेशनल प्रोडक्ट, ये सब एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है, एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है। कि जो ब्रिटिश है उन्होंने अपना नाम रखा, अमेरिकन ने अपना नाम रखा, ठीक है जी, और जो सेंट्रल यूरोप है उन्होंने अपने नाम रखे। इस तरह इसके कई नाम बन गए, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल प्रोडक्ट, रियल आउटपुट। नेशनल इनकम इज मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ये तो मैंने अभी बताई कि नेशनल जितनी गुड्स एंड सर्विसेज सबकी कीमत जमा कर लो क्या बन जाएगी? लेकिन इसके अंदर हम सिर्फ फाइनल गुड्स को काउंट करेंगे। फाइनल गुड्स का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल भी नहीं काउंट करेंगे और जो भी चीजें तैयार नहीं वो भी काउंट नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे जो गाड़ी सुजुकी स्विफ्ट बनी है उसकी कीमत ऐड होगी, लेकिन जो फैक्ट्री में लोहा पड़ा है, चादरें पड़ी हैं और एक कुछ इंजन पार्ट पड़े हैं वो काउंट नहीं होंगे, सिर्फ गाड़ी काउंट होगी। इट इज द ओनली मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज कैन नॉट बी एडेड आर सब्ट्रैक्टेड। हम इसकी फिजिकल वैल्यू में से ना तो कुछ ऐड करेंगे ना सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंट होंगी। ये ऊपर भी आया, दोबारा रिपीट हो गया, किताब नहीं था। इट इज द मेजर ऑफ ओनली एक साल के लिए। मैं जाहिर है कोई भी चीज मेजर करनी है तो साल की आमदनी होती है ना। क्या हाल है, जैसे फर्ज करें कि ये असद बच्चा है, इसकी शादी हो रही है, ठीक है, इससे ससुराल वाले इसे देखने आते हैं, तो ये जब चाय रखने आएगा इसके हाथ ऐसे काम रहे तो क्या पूछेंगे? वो यही पूछेंगे ना, लड़का साल का कितना कमाता है ना, ऐसे ही पूछेंगे ना, बेटा साल में कितना को कमा लेते हो, ऐसे ही होगा, सही है। तो यहाँ कोई टाइम लाइन तो होगी ना, महीने में तो महीने में तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे वो लोग, साल का पूछेंगे तो डायरेक्ट पता चल जाएगा। और फिर अगर उन्हें पसंद आ गया तो रिश्ता करेंगे, इसके घर वाले जहेज बनाएंगे, लड़की घोड़े पे बैठ के आएगी, इससे डोली में बैठा के ले जाएगी, सीधी बात। हाँ, फिर ये दिन को काम करेगा ऑफिस में और फिर रात को बर्तन धोएगा घर जाके, ऐसे ही है फिर, जाहिर है कि अगला ने ऐसे करना। अच्छा बच्चों, गुड्स एंड सर्विसेज, ये ऐसा होगा नहीं, सीए नहीं भी करोगे तो इससे ज्यादा होगा, सीए करके इतना होगा कि अगले ले जाएंगे। सीए ना किया हो तो गल्ला ही ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, उम्र भी बढ़ती रहेगी तो खानदान वाले कहेंगे मुंडे का नहीं बनता कुछ, बदबख्त नहीं सीए कर सकते। अच्छा बच्चों, तो इसलिए मेरा बच्चा पढ़ लो वरना कोई लेके भी नहीं जाएगी। अच्छा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ओनली थ्रू लीगल चैनल्स, ये वो कौन सी वाली गुड्स होंगी? लीगल चैनल वाली। ऐसा नहीं कि जो असद है ये कि जी मैं गया था अफ्रीका, वहां से 4 पैकेट चिट्टे पाउडर के लाया था, वो मेरे बिके हैं $15,000 के, तो भी लिखो,
वो तो हीरोइन उठा के ले आया क्या हाल है? नहीं जी, तो वो काउंट नहीं होगा, स्मगलिंग काउंट सिर्फ क्या होगा बच्चों? सिर्फ बच्चों, नो प्रॉब्लम, सही है जी, नो इशू। अच्छा तो चलिए यहाँ तक तो बात समझ आ गई ना। तो ये तो पैराग्राफ सिंपल था, इसको नेशनल आउटपुट भी कहते हैं, नेशनल प्रोडक्ट भी, फाइनल गुड्स काउंट होगी, चीजों की गुड्स एंड वैल्यू को जमा करोगे नेशनल इनकम बन जाएगी, एक साल के अरसे के लिए काउंट करेंगे, ठीक है जी, सारी बातें समझ आ गई। और लीगल वाली चीजें काउंट करेंगे, ब्राइबरी यानी रिश्वत, स्मगलिंग, ये नारकोटिक्स ये नहीं काउंट होंगी। अच्छा बच्चों, अब देखिए नेशनल इनकम के ना आगे कॉन्सेप्ट है। जो सबसे पहले नेशनल इनकम जमा करने के लिए सबसे पहली चीज निकाली जाती है ना, उसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। सबसे पहली कैलकुलेशन ही जीडीपी की होती है, सबसे पहली कैलकुलेशन ही, मैं जाहिर बात है सबसे आसान चीज को पहले कैलकुलेट करेंगे ना, तो जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। अब जीडीपी क्या है? जीडीपी का लिख लीजिए, लिखिए द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, the value of goods and services, the value of goods and services produced within the geographical boundaries within the geographical boundaries produce goods and value of the goods and services produced within the geographical boundaries of a country, geographical boundaries of a country during 1 year, राइट जी। अच्छा तो जो हिसाब शुरू होता है ना बच्चों, वो ये नहीं होता कि हबीब बैंक की ब्रांच यूरोप में काम कर रही है, ज्यूरिक में काम कर रही है, एक पैकेजेस की फैक्ट्री अफ्रीका में काम है, वहां से क्या कमा रहे हैं, नहीं, पहले अपने मुल्क का हिसाब करना होता है, अपनी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर, बाकी बातें बाद में होती है, ठीक है जी। तो सबसे पहले बच्चों किसका हिसाब करेंगे? जीडीपी, अपनी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी हो रही हुई है, ठीक है जी। अच्छा जब हम ये चेक करेंगे ना बच्चों, तो जैसे ये पाकिस्तान का नक्शा है जितना भी मुझे बनाना आया है, तो देखिए यहाँ पे जो एक्टिविटी या जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं वो सारी हमारे जीडीपी में है। लेकिन जैसे कोई बंदा है, उसका नाम है शीजंग जीजंग, अमेरिका से आया है, सॉरी चाइना से आया है, वो कोई चीजें बना रहा है, वो भी यही काउंट इसी में काउंट होगी क्योंकि हमारे मुल्क में पैदा हुई। कोई बंदा है विलियम, उसने कोई चीजें यहाँ आके बनाई हैं, वो भी इधर ही काउंट होगी। तो जीडीपी तक जो चीजें है ना, वो मुल्क के अंदर जो पैदा हुई मुल्क की रहेंगी, बाहर नहीं जाएंगी, चाहे वो चाइनीज करें, चाहे वो कोरियन करें, चाहे वो पाकिस्तानी करें, वो सब पाकिस्तान के जीडीपी का हिस्सा बनेंगी। हाँ आपके नहीं सर वो अपनी आमदनी ले जाएंगे, नहीं वो बाद में बात करेंगे उसको। पहला कॉन्सेप्ट जीडीपी का ये है कि आपकी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर जो जो चीजें प्रोड्यूस हुई पहले उन्हें जमा कर लो, बाकी काम बाद में होते रहेंगे, राइट जी। तो यहाँ पे जो नेशनलिस्ट का बात नहीं, यहाँ बात है रेजिडेंट जो रह रहे हैं, नेशनल नहीं, मकामी लोग नहीं, रेजिडेंट जो रह रहे हैं, चाहे वो मकामी है चाहे वो बाहर से है, रेजिडेंट का मतलब रिहायशी, रिहायशी जो है वो चाहे चाइनीज है कोई भी है। तो आप पता है कितने चाइनीज पाकिस्तान आ रहे हैं फिर दोबारा? पहले भी नवाजी साहब के दौरे म्यूजियम जाओ तो हर दूसरी तीसरी गाड़ी में ची चोंग चिंग जा रहा होता है। अब तो उन्होंने पता कौन सा इलाका ले लिया, शाहदरा है ना रहमान गार्डन, उससे आगे उन्होंने अपना एक टाउन मांग लिया इनसे कि पूरा एक टाउन हमें रहने के लिए, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी, इसलिए वो पुल शुल बना दिया, वहाँ पे फ्लाईओवर बन रहे हैं, आप वहाँ प्रोडक्ट्स भी अच्छे जा रहे हैं। अगर आपका तो कोई अच्छी जगह घर बनाने का इरादा है तो उधर जगह आप ले लें, रहमान गार्डन है उस साइड पे, अब फायदा होने वाला है। अच्छा बच्चों, और फिर आप वहाँ कारोबार भी कर सकते हैं, वहाँ कारोबार बहुत चलेगा। चाइनीज टाउन के अंदर दुकान ले लें, हाँ जी, चाइनीज टाउन के अंदर दुकान ले लें, वहाँ रात को डोग कीमा, डोग टकाटक, डोग कढ़ाई, डोग कढ़ाई देखिए है भी मुफ्त में मिल जाएंगे, बाहर से पकड़ लिए रात को,
चीखें लगाई यार, मजेदार चाइनीज बैठ खा रहे, मुफ्त का गोश्त बेचे। हाँ जी, कछुआ कौरमा, रावी दरिया से पकड़ा, मेंढक पुलाव। अब देखिए कैसे कैसे आइडियाज आ रहे हैं, कहते हैं कौन क्रिएटिव नहीं है। अच्छा बच्चों, तो अब सबसे पहली बात ये होगी, अच्छा बच्चों इसकी एक इक्वेशन है क्या, c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, हम इसी को जीडीपी कहते हैं। आप इसको y से भी नोट करते हैं अक्सर, y इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। आपको याद है आपने ही नहीं कहा था एजेंट्स ऑफ इकोनॉमी, और मैंने आपसे कहा था ये इक्वेशन अब आगे ये इक्वेशन ही चलनी है सारी, ठीक है, पूरे कोर्स में अब आगे यही इक्वेशन। तो सी से मुराद इकोनॉमी में होने वाली कंजम्पशन, आई से इन्वेस्टमेंट, जी से गवर्नमेंट के अखराजात, उसके टैक्सेस, उसका रेवेन्यू, और एक्स का माइनस है एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करके जो बच जाए वो भी इसमें ऐड हो जाए। तो ये बच्चों ये बन गई आपकी इक्वेशन, इसी को हम जीडीपी कहते हैं, इसी को हम जीडीपी कहते हैं। अब देखिए किताब ने ये किया कि जीडीपी के बाद फिर चले गए जीएनपी की तरफ, लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम पहले जीडीपी को मेजर करना सीखेंगे। क्या करेंगे बच्चों, जीडीपी को, हम जीडीपी को पहले मेजर करना सीखेंगे। जीडीपी को मेजर करने के लिए चैप्टर के एंड में टेक्निक्स दी गई हैं कि जीडीपी मेजर कैसे होगा। तो इसमें सबसे पहले दिया गया एक्सपेंडिचर मेथड। क्या दिया गया बच्चों, एक्सपेंडिचर मेथड मिला बच्चों। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में देखिएगा, पेज मिला, पेज क्या पेज है बच्चों, 158 चैप्टर 5 है, 158 पेज। ठीक है जी, एक्सपेंडिचर क्या होगा बच्चों, है गुड, वेरी गुड। अच्छा आप बताओ, मैं आई2पी भी पढ़ाता हूँ यार, आप में से कभी किसी ने ये नहीं कहा कि वीडियो ही मांग लो मेरे से। मैंने मांगी थी, आपने रिप्लाई नहीं दिया। एक बच्चा वीडियो ले लेता, सबको शेयर कर देता, मैंने तो ऐसा बेहतरीन उसको अरेंज किया हुआ है यार, आप लोग ना रिसोर्सेज का फायदा नहीं उठा। चलो आज मुझे मैसेज करना, आज मैं जवाब दे है। यूट्यूब पे बढ़िया प्लेलिस्ट पड़ी है किसी के पास, मेरे चैनल पे पड़ी है प्लेलिस्ट? नहीं, मैं प्लेलिस्ट एक वो दूंगा, एक बच्चे ने बनाई बड़ी अच्छी, बच्चे ने बनाई, वो मैं आपको दे दूंगा, सब वर्ड पे पेस्ट की हुई है, वो मैं दे दूंगा वर्ड के डॉक्यूमेंट। अच्छा बच्चों चले वापस आए अपने पॉइंट पे, जरा गौर कीजिए, गौर करना बच्चों, बड़े गौर तलब बात है बच्चों। पहले तो बात यह है कि अगर आप ये पहचान सकेंगे ये चीज क्या है, नहीं समझ आ रही, साइकिल। अच्छा बच्चों इसके पीछे पड़ी एक छाबड़ी, उसके अंदर पड़े हैं सेब। अब से जरा गौर से बताइएगा एक बात, आप ये हैं, आप ये सेब खरीद रहे हैं और ये सेब बेच रहा है, ठीक है। अच्छा आप सेब खरीद रहे हैं, वो सेब बेच रहा है, सेब बेचने से उसे जो मिल रहा है वो क्या है, इनकम, और आप जो दे रहे हैं वो क्या है, इसका मतलब है एक्सपेंडिचर और इनकम बराबर होती है। जो आपका एक्सपेंडिचर है वो उसकी, तो अगर पूरी कौम के एक्सपेंडिचर जमा कर लिए जाए तो भी इनकम ही बनेगी, राइट जी। आपने 400 रुपए के 2 किलो सेब लिए, वो उसकी इनकम है, आपका क्या है, तो अगर पूरी कौम के एक्सपेंडिचर भी जमा कर लोगे तो क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी, राइट जी। बात समझ आती है। इसलिए वो कहता है कि द एक्सपेंडिचर मेड बाय द होल नेशन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू
ड्यूरिंग 1 ईयर इज इक्वल टू नेशनल इनकम। तो कहता है कि एनी इनकम अर्न्ड बाय समवन इज एक्सपेंडिचर ऑफ समवन अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज, देयरफॉर नेशनल इनकम कैन बी कंप्यूटेड बाय एडिंग टोटल एक्सपेंडिचर डन बाय द ऑल एजेंट ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग कोर्स ऑफ 1 ईयर। किसी कौम के लोग जितने भी एजेंट्स हैं सबके खर्चे जमा कर लें तो कर लेते। सी क्या है बच्चों, बताने की जरूरत है, बता चुका हूं। कंजम्पशन है, किस चीज की कंजम्पशन है? कपड़े खरीदे, खुराक खरीदी, बिजली का बिल दिया, कुछ थोड़े से फिल्म देखाए, ठीक है जी। अच्छा, बिजनेस के एक्सपेंडिचर है क्या? बिल्डिंग बनाई, मशीन खरीदी, फैक्ट्री लगाई, इंस्टॉल की, ये भी खर्चे हैं। गवर्नमेंट के खर्चे हैं, रोड बनाए, डैम्स बनाए, जहाज खरीदे आप जैसे, एजुकेशन का खर्चा किया, हेल्थ का खर्चा किया, ये क्या बच्चों? डिफेंस एक्सपेंडिचर। अच्छा बच्चों, अब इसके बाद क्या है? एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट। कुछ चीजें हमारे मुल्क से लोग ले गए और कुछ हमने उनसे मंगवा ली, तो एक्स में से हम माइनस कर लो, जो बचेगा वो नेट एक्सपोर्ट्स। राइट जी, जी बच्चे, इंपोर्ट्स। तो ऐसे ना आई से बच्चों इन्वेस्टमेंट ही नोट कर दी ना आपने, तो इंपोर्ट में प्रोमिनेंट साइन एम का है, और एक्सपोर्ट में ई इक्विलिब्रियम के लिए भी यूज किया, इलास्टिसिटी के लिए यूज किया, तो उसमें प्रोमिनेंट साउंड किसका है? एक्स का, इसलिए एक्स्ट्रा नोट कर दिया उसको, एक्सपोर्ट। राइट जी। अच्छा अब देखिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गए 100 मिलियन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आ गए 200 मिलियन, गवर्नमेंट के खर्चे 250 मिलियन, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट 150 मिलियन, सारा इकट्ठा किया कितना बन गया? 700 मिलियन। ये बन गया बच्चों आपका जीडीपी। अच्छा, इन्होंने जीएनपी लिखा है, लेकिन आप उसको काट दें, जीडीपी, पहले जीडीपी निकलता है। लेकिन साथ ही इन्होंने प्रिकॉशन बता दी। क्या प्रिकॉशन बताई? कहते हैं इसमें डबल काउंटिंग से बचना। डबल काउंटिंग क्या होती है? जैसे ये असद है, ये घर के अब्बू से कहने लगा, अब्बू जी सीए करना बड़ा मुश्किल है। तो क्यों? अब्बा कंप्यूटर नहीं है। बेटा ले लेते हैं, बताओ कितने का है? अब्बू जी 60,000 का आएगा लैपटॉप। 60,000 का क्या आएगा? लैपटॉप। 5,000 का आएगा उसका प्रोसेसर, 10,000 का आएगा प्रोसेसर, 5,000 की आएगी उसकी रैम, ठीक है, और चार्जर आएगा 5,000 का। 60,000 जमा 25,000 जमा 5,000, और बैग भी आएगा। अब ये सारी चीजें जो उसने डाली, क्या किया? उसको पार्ट वाइज भी काउंट करा दिया, प्रोडक्ट वाइज भी काउंट करा दिया। हम नेशनल इनकम में एज अ प्रोडक्ट काउंट करेंगे, डबल काउंटिंग होने नहीं देंगे। वो खर्चा जो फिनिश गुड का खर्च हुआ है वो काउंट होगा, फिर उसके पार्ट काउंट नहीं होंगे। कि आप उसकी उसके जो है मतलब के चार्जर भी काउंट कर लें, वो भी इस तरह डबल काउंट हो जाएगा ना। तो हमें क्या करना है? फिनिश गुड की शक्ल में वन टाइम काउंट करना है। तो असद तो ये करता रहता है अक्सर, क्या ख्याल है कि नहीं? फिर उनको दिखाता है ये जो बॉडी है, सिर्फ ये कंप्यूटर मिला था 60,000 का, जो स्क्रीन है ये लहदा डाली 10,000, ये चार्जर अलहदा लिया मैंने 5,000 जी, ऐसे करके। लेकिन नेशनल इनकम में क्या होगा? ये कंप्यूटर है, इसी का 60,000 डलेगा, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंडिचर ओनली फॉर न्यूली प्रोड्यूस गुड्स। क्या मतलब? नई चीजें जो बिकेंगी उनके पैसे काउंट होंगे, पुरानी चीजें काउंट नहीं होंगे। जैसे दाऊद शाही साहब हैं अपना, राना नवीज साहब, ये हमेशा खरीदते हैं नई गाड़ी, तो ये जो नई गाड़ी खरीदेंगे वो क्या होगी? नेशनल काउंट होगी। और मैं और राना काशिफ साहब खरीदते हैं सेकंड हैंड, गरीब लोग, तो हमारी काउंट, तो जो बशर साहब खरीदेंगे वो काउंट नहीं होगी, जो ये खरीदेंगे काउंट होगी। क्यों? क्योंकि वो नहीं खरीदते हैं, और हम जो खरीदते हैं वो कौन सी होती है? पुरानी। अब पुरानी गाड़ी जब हम खरीदेंगे तो क्या होगा? वो तो पहले ही पिछले सालों में काउंट हो चुकी है, तो जो चीज काउंट हो चुकी है उसे दोबारा काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हाल है? मेरी बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, तो लिहाजा एक बात, एक दफा एक चीज को काउंट करेंगे जब वो फिनिश हो जाएगी, और दूसरा नई चीज काउंट होगी, पुरानी चीज काउंट नहीं होगी। सही होगी बात बच्चों? तो ये बच्चों दो इसकी एहतियात हैं, बस ये इसका तरीका है। अब आगे बात क्या जी? अगला तरीका क्या आ गया बच्चों? इनकम मेथड। नहीं, एक्सपेंडिचर के साथ इनकम इकट्ठा कर लेना, फिर बात समझ आ जाएगी। यही तो बात हुई, एक का एक्सपेंडिचर, दूसरे की क्या है? इनकम। अब देखिए वो कहता है कि
पूरी कौम के सारे खर्चे जमा कर लो तो क्या बन जाएगी? जीडीपी बन जाएगी। पूरी कौम के खर्चे जिसके अंदर सी आई जी एक्स माइनस एम सारे काउंट हो गए, क्या बन गया? लेकिन अगर पूरी कौम की आमदनियां जमा कर लो तब भी जीडीपी बन जाएगा। यानी इस तरफ से काउंट करो तो, इस तरफ से काउंट करो तो सारे एक्सपेंडिचर जमा कर लो, और इस तरफ से काउंट करो तो पूरी इनकम जमा कर लो। अब पूरी इनकम कैसे जमा करेंगे? ऐसे जमा करेंगे कि फर्ज करें कि असद है, असद को हमने बना दिया जसूस। असद को हमने क्या बना दिया? ये हमारा जसूस है, ये पता करके आएगा मोहल्ले में लोगों के खर्चे कैसे चल रहे हैं, मोहल्ले में लोगों के खर्चे कैसे चल रहे हैं। अच्छा, ये रिवर्स शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, एक अंकल है अक्सर ब्रीफ केस लेके फिर रहे होते हैं, टाई भी इन्होंने लगाई होती है जी, ये इनकी टाई भी बनाई, तो ये अंकल फिर रहे होते हैं। ये अंकल कभी हांगकांग जाते हैं, कभी कोरिया जाते हैं, कभी कराची जाते हैं, कभी फैसलाबाद जाते हैं। अंकल आप कहाँ से पैसे लाते हैं? घर कैसे चला रहे हैं आप रोजाना? नई नई गाड़ियाँ, नहीं नहीं सॉरी, नहीं नहीं हेलो मकान ये कैसे बना रहे हैं आप? सॉरी, तो ये कहाँ से आ रहे हैं आप? तो ये वो कहने के बाद ये है कि बेटा मैं करता हूँ क्या? कारोबार, और कारोबार से मैं क्या कमाता हूँ? पैसा। ठीक है, तो एक फैक्टर क्या हो गया? एक क्या हो गया? क्या आ गया बच्चों? बेटे इज्जत क्या करते हैं आपकी आंटियां, अपनी अपनी खालाओं की इज्जत तो करती है। अच्छा तो ये क्या हो गया बच्चों? शाबाश, प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी, वो सारा काम कर कर आगे सबको पैसे देके, लैंड का रेंट देके, ठीक है, बिल्डिंग का रेंट देके, और जो अदायगियां करके रॉ मटेरियल पैसे जो बचा उसको क्या है? मुनाफा है। इससे वो नई नई गाड़ियां खरीदता रहता, नए नए मकान खरीदता रहता। अच्छा, लेकिन ये जसूस है मोहल्ले का। अच्छा, एक अंकल है वो सोए रहते हैं हर रोज बेड पे, ये देखो बेड पड़ा सोए रहते हैं। लेकिन जब भी अंकल निकलते हैं शॉप पर हाथ में होता है मटन लेके जा रहे हैं, कैप्सिकॉम लेके जा रहे हैं, ठीक है जी, मेयोनेज़ अच्छा, चिकन स्प्रेड अच्छा। मैंने यार अंकल की कहानी क्या, जाते कहीं नहीं, सोए रहते हैं, तो इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तो जसूस ने बताया कि इनके पैसे पड़े हैं बैंक में, इनको क्या मिलता है? ये पैसा दिया हुआ इंटरेस्ट आ जाता है। क्या हाल है बच्चों? यार यहाँ अक्सर लोग ऐसे हैं, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 4 करोड़ बैंक में पड़ा हुआ आपका, तो साल में 4 का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 1 करोड़ एक्स्ट्रा। हाँ जी, हाँ 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कैलकुलेट कर लो, 4 करोड़ आपका पड़ा है, तो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ तो 80 लाख आपको आ गया, 1 करोड़ साल का मिल गया मुफ्त का आपको। क्या हाल है? अब 80 लाख आ गया तो अंकल कितना खा लेंगे इस महीने का? 2 लाख निकाल लेंगे, 3 निकाल लेंगे, 80 लाख को 12 पे तकसीम करो तो अंकल ने कहा काम पे जाना। ठीक है, अंकल तो धोते रहेंगे आंटी के बर्तन और कपड़े और घर में काम है जी। तो क्या बच्चों, इंटरेस्ट कमा रहे हैं। तो एक अंकल ये है, तो एक अंकल कारोबार करते हैं, एंटरप्रेन्योर है। एक अंकल क्या है? कैपिटल रिसोर्सेज के मालिक है, इंटरेस्ट का। एक अंकल मेरी तरह से जाते हैं सुबह सुबह, इतने बड़े बड़े डोले होते हैं इनके, लेकिन जब लेक्चर पढ़ा गया तो नहीं, नो डाउन इस तरह के। अंकल कहानी क्या है? सुबह सुबह आप तगड़े जाते हैं, जब सीएफई से पढ़ा के आते हैं हम ये हालात होते हैं। तो अंकल क्या है? मजदूर आदमी, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, लेक्चर देते हैं, पैसे मिलते हैं। ये क्या बच्चों? वेजिस। क्या बच्चों? वेजिस। मुश्किल बात तो नहीं होगी कोई? सही है जी, डन होगी बात। अच्छा, अब उसके बाद ये बड़ा शरारती आदमी, तो ये सबका पता कर लेता है कि ये अंकल कारोबार करते हैं, वहां से पैसा आ रहा है, ये अंकल कुछ नहीं करते, इंटरेस्ट कमा रहे हैं। ये अंकल बेचारे रोजाना 12 14 16 घंटे काम करते हैं और वहां से इनका खर्चा चलता है। लेकिन इसके मोहल्ले में एक आंटी है, विडो है, वो ना तो कहीं जाती है ना आती, उनका खर्चा चल रहा है। ये उसकी जो सूसी ज्यादा करेगा, इनका खर्चा कहाँ से चल रहा है? आंटी का खर्चा कहाँ से चल रहा है? ये कौन चला रहा है? अब आंटी रहती कहाँ पे? 3rd फ्लोर पे। 2 फ्लोर उन्होंने किस पे दिए हैं? रेंट पे। तो उनको क्या आता है? किराया आता है। हो गए ना पैसे पूरे? अब पाकिस्तान पूरे की वो आंटियां जो क्या लेती हैं? रेंट, वो जमा कर दो। और पाकिस्तान के सारे वो अंकल जो मेरी तरह क्या करते हैं? मजदूरी, वो जमा कर लो। और पाकिस्तान के सारे अंकल जिन्होंने कैपिटल रिसोर्सेज रखे हैं उनका क्या जमा कर लो? इंटरेस्ट। और पाकिस्तान के सारे अंकल जो कारोबार करते हैं उनका क्या करो?
तो जमा कर लो, टोटल क्या बन जाएगा। अब जीडीपी कितना बना, 700 मिलियन। ये 700 मिलियन जान के बनाएगा ताकि आपको बिलीव हो जाएगा, उस तरीके से वही बनेगा और उस तरीके से भी वही बनेगा। जैसे आपके अकाउंटिंग में क्या होता है, एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटी, हालांकि कभी हुए आज तक हुए कोई भी नहीं, और कभी भी नहीं होते हैं, तो आसानी नहीं। मैं तो इसलिए अकाउंटिंग पसंद ही नहीं, ये कभी बराबर नहीं होएगा हमें, एंड पे हमें उसके अंदर सस्पेंस अकाउंट डाले होते हैं, कुछ भी नहीं होता है ड्रामा। एक पासा बराबर नहीं होता, दूसरा किसको होना है, हाँ जी। लेकिन ठीक है, आपने ये करना, होते हैं बराबर ही होते हैं। ऐसे ये भी, जैसे ये बराबर हो गए 700 मिलियन, वाह बराबर होते हैं, ठीक है सही है। ऐसे बहुत बातें माननी पड़ती, जैसे सबसे अच्छा खाना बेगम पकाती, अच्छा पकाती है, बात खत्म हो गई, इससे अच्छा को पकाता ही, सीधी बात है, घटना। इसी तरह ये बराबर होता है 700 मिलियन 700 मिलियन, इस तरह सीए चलाना, पर ठीक है बराबर होती है दोनों साइड, मान लो बात खत्म हो गई। प्रिकॉशन क्या है, प्रिकॉशन ये है बच्चों के, सबसे पहली बात ये, इंसानों की आमदनी को देखने में हमेशा याद रखना, उन्हें ट्रांसफर ऑफ पेमेंट मिलती है, वो आमदनी नहीं होती। मिसाल के तौर पे चौक पे खड़ा बैगर के, ये मेरी आमदनी है, उसकी आमदनी है नहीं, वो किसी की आमदनी से कुछ हिस्सा ले रहा है, वो बैगर है, सही है जी। गिफ्ट, स्कॉलरशिप वगैरह ये आमदनी नहीं होते, क्योंकि इसके लिए आपने एफर्ट नहीं की। तो जो एफर्ट के बगैर पैसा आएगा उसे क्या कहेंगे, इसकी निशानी ये कि आपने कुछ नहीं किया, पैसा आपको आ गया। या तो आप कोई चीज इसके बदले में किसी को दें, यानी गिव एंड टेक हो, जैसे आपने सरमाया दिया, इंटरेस्ट आ गया, मेहनत तो नहीं हुई लेकिन दिया था सरमाया। लेकिन दूसरी सूरत ये, आपने दिया भी कुछ नहीं, एफर्ट भी नहीं की, यानी रिटर्न में कुछ नहीं दिया, ना मजदूरी की, पैसा आपको मिल गया, वो क्या है, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, जिसको गिफ्ट कहते हैं। जैसे शूज है, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट में आए, हाँ ये मैंने मेहनत से तो नहीं लिए, तो किसी ने बताया, तो मुझे पता नहीं कौन सी कंपनी की, मैंने कभी देखे नहीं है, वैसे बड़े अच्छे। ये है रॉकपोर्ट, ये रॉकपोर्ट कंपनी है, जो एडिडास में, एडिडास ये उन्हीं की कंपनी है अमेरिका। हाँ बिल्कुल, ये 7 सॉक्स भी दिए थे उन्होंने, सॉक्स भी नहीं गई, ये भी एडिडास की। तो मुझे कहाँ से आने थे, सीधी बात, नहीं ये होते ही छोटे, ये फैशन वाले सॉक्स हैं, ये घुटनों तक नहीं होते आपकी तरह, लंडे वाले थोड़ी हैं, नए फैशन के हैं ना बच्चों, समझा करो बात। अच्छा बच्चों, तो ये हाँ, ये शूज कम से कम मेरा ख्याल है यहाँ 25-30 हजार के होंगे। ये तो कुछ नहीं है कि मेरे मामू देखे गए थे एप्पो के शूज, वो लिटरली इस्लामाबाद में तकरीबन है 45 से 50 हजार के, लिटरली उसका एक आउटलेट है वहाँ। नहीं ऐसा नहीं है, असल में कहानी पता है क्या, सबको पता है ये टीचर है, उसकी आमदनी महदूद है, तो बहाने से गिफ्ट करके गरीब को समझ के इमदाद ऐसे सारे खानदान को तो पता है टीचर है बेचारे से, हालात सबको पता है, गिफ्ट दे। कुछ मैं खुद भी कर लेता हूँ, जैसे कोई शूज पॉलिश कराने के लिए दिए उन्होंने, मैंने कराए ही नहीं, तो एंड तक फिर पैकिंग में तो नहीं जाएंगे ना, तो जब वो कहेंगे इसका क्या करूं, मैं किसी गरीब को दे दूंगा, फिर शीशे के सामने खड़े होंगे तो पता लग जाएगा ना गरीब कौन है, तो घर में गरीब हो तो बाहर क्या जरूरत है, नहीं बच्चों, है ना। इस तरह का भी हिसाब लगा लेता हूँ वैसे। अच्छा बच्चों, हाँ मामू गए थे ना कब्रिस्तान, तो बारिश हुई थी, तो मैंने बूट ही पॉलिश नहीं करा, मैं कहा पे रहने दो, रेंट पे आके कहने लगे यार इन्ना तक की करना है, मैं मामू जी किसी गरीब को दे दूंगा, इतने तो आपने पहन लिए पहले, अच्छा चल ठीक है, अगली तो आए तो कहते गरीब तो पहुंच गए सन, मैं क्या हाँ मैं जान, फिर कहते हैं गरीबली मैं हर दफा ले आया करूंगा, और कैसे नहीं बच्चों, इस तरह फिर वो ले आते हैं, और तो वो कहते हैं डिजाइन बता दिया कर, लेकिन मैं बड़ा खुददार आदमी, मैं डिजाइन नहीं बताता, मैं नहीं, अल्लाह माफ करे किसी से मांगना, अच्छा बच्चों, तो बच्चों क्या है, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स कैसे होती हैं, कोई मेहनत नहीं की, पैसे आ गए। अच्छा दूसरा वही असद वाले पैसे, ऑर्डर बेच के कहता है मेरी आमदनी कम करो, ठीक है, इसके अब्बा लगे मैं कस्टम में, तो किसी के एलसीडी टीवी निकाल दिए,
उससे 2 लाख रुपया ले लिया, कहते हैं हमारी आमदनी में डालो, तो वो भी नहीं डाल सकते। क्या ख्याल है? ठीक है, चाचू इसके वापडा में पैसे लेके ट्रांसफार्मर लगा दिया फैक्ट्री का, कहते हैं वो भी डालो, नहीं डाल सकते। क्या ख्याल है? उसके अलावा बगैर कस्टम के चाइना की टूटियां लेके आते हैं लोग बॉर्डर क्रॉस करके, तो ये सारा ही एक काउंट नहीं हो सकता इसके अंदर, चूंकि ये लीगल इनकम है ही। अच्छा बच्चों, सही होगी बात? चले यार, इसको दोबारा रिपीट कर लेंगे जब छुट्टियां खत्म होंगी, है